नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सभी साथियों को नमस्कार भाई। और करते हैं बात पर्टिकुलर जो अपने हैं पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, और पास्ट टेंस में भी पहला जो अपने टेंस अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट। तो एक बार के लिए तो शुरू से सिंपल पास्ट के पैटर्न को एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देता हूं ताकि थोड़ा याद रहे आपको। नोट्स आप प्रॉपर बना ही रहे होंगे। तो अब तक हमने जो सिंपल पास्ट के अंदर पढ़ा है, एक तो आपको मैंने स्पेशल इंडिकेशन बोला था, AGO अगो। अगो जब कभी किसी सेंटेंस में आमतौर पर लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है। एक बात ठीक है ना। आगे कल का समझ में, आगे का बताओ, कोई बात नहीं सीतू जी, आपको आगे समझ में हो सकता है कोई ऐसा साथी हो जिसको समझ में नहीं आ रखा हो, तो मुझे मेरा काम है पिछली क्लास को थोड़ा दोहराने का। ठीक है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया ये पैटर्न। फिर अगर अपने इससे आगे बढ़ते हैं तो हमने दो इसमें सीक्वेंस लिखे थे। सिंपल पास्ट के बाद एंड हो तो अगले क्लोज में सिंपल पास्ट करते हैं। सिंपल पास्ट के बाद अगर आपको एज सुन एज मिल जाए पेपर में तो अगले क्लोज में फिर सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। एक पैटर्न था। फिर हमने कल एक पैटर्न के बारे में और भी बात करी भाई। वो पैटर्न क्या था, जब सेंटेंस हो आपके पास और उसमें लिखा हुआ इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, अर्थात सिंपल पास्ट लगाना है। इसका अर्थ क्या बनता है, बहुत देर हो गई, नाराजगी जाहिर करने के लिए आमतौर पर यह प्रयोग में जो है वो लाया जाता है। एक ये पैटर्न था। अगर यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर इट इज टाइम दे रखा हो तो इट इज टाइम के बाद टू हो, टू के बाद वर्ब की आपको है जो वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इट इज टाइम के बाद अगर टू दे रखा हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ये हमारे सामने एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे ना तब भी सामने आएगा, ये इट इज टाइम प्लस टू और बी फर्स्ट, वहां भी इसके बारे में चर्चा अपने जरूर करेंगे। हाँ, ये सेंटेंस में बहुत देर हो गई नाराजगी जाहिर होने वाला भाव नहीं देता। ये सेंटेंस में दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन को शो करता है। इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, यही समय क्लास को शुरू करने का। ये ऐसे फॉर्मेट इसके बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये इसी फॉर्मेट के बाद, ठीक है ना, क्या फॉर्मेट है जी, और भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाह बिल्कुल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो इसके बाद हमने कल एक हाइपोथेटिकल पैटर्न के बारे में पता करा था भाई। मैंने आपको कहा कि अगर किसी सेंटेंस में आई विश, वी विश, है ना, इफ ओनली लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, ऐसे कुछ मैंने आपको पैटर्न बताए थे, सपोजिंग लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, ऐसे कुछ पैटर्न जो थे। इनके बाद ये कहता है कि अगर ये सेंटेंस में हो तो इन सब का हिंदी मीनिंग तो लगभग का क्या बन रहा था, काश, ओ दैट, वुड दैट, लगभग हिंदी अर्थ हाइपोथेटिकल बन रहा था। हाइपोथेटिकल मीनिंग आपके जरूर याद रहना चाहिए, काश। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। ऐसे सेंटेंस में अगर पहली बात तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, दूसरी बात वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको बी की वर्ब दे रखी हो, बी की वर्ब अगर दे रखी होगी तो बी की वर्ब के अंदर काल्पनिक वर्ब का जो दर्जा है ना वो वर को दिया हुआ है। एक वचन के साथ वोज लगाते हैं, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, सही बात है। लेकिन अगर काल्पनिक वाक्य हो तो एक वचन बहुवचन की बात साइड में रखिए और काल्पनिक वर्ब के नाम पर बी का ऑप्शन हो तो वर का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सब बातों के बारे में हमने कल बातचीत कर ली थी। थोड़ा इसके अंदर और कुछ सेक्शन है जो अपना बचा हुआ है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की ओर चलेंगे। एक पैटर्न और है जी जो आपने लिखना है उसी के अंदर, सिंपल पास्ट ही पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। सिंपल पास्ट के अंदर एक पैटर्न और आपको लिखवाता हूं जी मैं। नेक्स्ट पैटर्न अपने पास एक होता है एज इफ और एक होता है जी एज दो। एज इफ और एज दो सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन में मत आइएगा, सिंपल पास्ट टेंस अपने पढ़ रहे हैं, एज इफ एज दो। इसके बाद जो है वो आमतौर पर अपने को लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये जो अपना रूल है जी, एज इफ और एज दो। बाकी अर्थ क्या होता है जी एज इफ एज दो का, वो भी आपको मैं बता देता हूं। इसका अर्थ होता है जैसे कि, इसका अर्थ बेसिकली क्या बनता है, जैसे कि। ये इसका हिंदी अर्थ बनता है। एज इफ हो चाहे एज दो, पेपर में चाहे तो एज इफ दे दे चाहे आपको एज दो दे दे, अर्थ दोनों के क्या बनते हैं, जैसे कि। ये ऐसा भाव आएगा भी, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं, इनके ऊपर अपने बातचीत कर सकते हैं। सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है मान लीजिए ही वॉक्स एज इफ द अर्थ ब्लैंक। वर्ब के नाते बाई चांस आपको ऑप्शन में देता हूं, टू हिम ये आ जाए मान लीजिए। और अब यहां पर अगर ऑप्शन की बात करी जाए, एक ऑप्शन आ जाए अपने पास बिलोंग, एक ऑप्शन आ जाए बिलोंग, एक ऑप्शन आ जाए अपने पास बिलोंग्ड, एक ऑप्शन आ जाए आपके पास हैड बिलोंग, और एक ऑप्शन आपके पास आ जाए, बहुत है तीन, तो इतने में निकाल लोगे आंसर तो, क्योंकि अब तो नियम कायदे कानून सामने लिखे हुए रहते हैं भी, ठीक है ना। बताइए सर मेरे कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो आपका
24x7 जो आपका हेल्पलाइन नंबर रहता है ना, उस पर संपर्क करिएगा भी, है ना। वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो तो मैं भी आपकी सोल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना। क्या फॉर्मेट बनेगा बताइएगा। एज इफ और एज दो जी, इसके बाद आपने लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अर्थ इनका बनता है जैसे कि, ये मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है, ही वॉक्स, वह चलता है। अब देखो ऊपर नियम लिख दिया तो नीचे उससे संबंधित फॉर्मेट लगाने में आमतौर पर समस्या नहीं होती अभी, ठीक है ना। सर आज की आगे की क्लास की इन्फॉर्मेशन हो तो दे, नहीं भाई मुझे कोई जानकारी नहीं कैसे होती है ना, आगे की क्लास की जानकारी मेरे पास फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ही वॉक्स, वह चलता है। एज इफ का हिंदी अर्थ अब आपको पता चल ही गया भाई, जैसे कि। द अर्थ बिलोंग टू हिम, बिलोंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी से संबंधित होना। वो ऐसे चलता है जैसे धरती उसकी हो, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद बन गया। ध्यान से सुनिएगा, वो तो ऐसे चलता है जैसे धरती उसकी हो। अपने बोलते हैं ना, तू तो यार ऐसे चल रहा है जैसे धरती तेरे डॉट 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 की हो। वो रेगिस्तान की पूर्ति कर लेते हैं ना बच्चे अपने हिसाब से। तो वो तो ऐसे चलता है जैसे कि धरती उसकी हो। है क्या उसकी धरती? नहीं है जी। ये एज इफ और एज दो है ना, आमतौर पर जैसे कि, ये कहीं ना कहीं है ना भाव कैसा देते हैं, काल्पनिक भाव देने का काम करते हैं। कैसा भाव दे सकते हैं सेंटेंस के अंदर? काल्पनिक भाव ऐसे सेंटेंस के अंदर दिया जा सकता है। कैसा भाव दिया जा सकता है? काल्पनिक भाव। वह ऐसे चलता है जैसे धरती उसकी हो, तो है तो नहीं भाई साहब, उसकी रियलिटी से जुड़ा हुआ कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इन तीनों ऑप्शंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है, आप सभी साथियों ने पहचान कर भी ली है भी, बिलोंग्ड है और नो डाउट, BELONGED, बिलोंग्ड। और बिलोंग्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? सेकंड फॉर्म हुई। ये आपका उत्तर हुआ। और देखते हैं सेंटेंस। शी लुक्स पेल as if she blank dead। बताइए भाई क्या फॉर्मेट बनाएंगे आप, क्या अपना आंसर बनाएंगे? शी लुक्स पेल एज इफ शी ब्लैंक डेड, इसका अर्थ होता है आमतौर पर यानी बीमारी वगैरह के लिए प्रयोग में लाया जाता है, महामारी वगैरह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वो पीली पड़ी हुई दिखाई देती है, पीला पड़ा हुआ चेहरा हो जाए किसी का, या वे बीमार दिखाई देती है। एज इफ शी ब्लैंक डेड, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। नहीं आएगा इसमें, टू नहीं आएगा दोस्त, है ना। अर्थ नहीं बनेगा इसके बाद अगर टू आएगा जो आप लिख रहे हैं, ऐसे नहीं पैटर्न बनते हुए। शी लुक्स पेल एज इफ शी ब्लैंक डेड। राजू मेरे भाई लुक्ड लिख रहे हो आप, मैं लुक्स तो लिख के दे रहा हूं, मतलब ये तो ठीक ही है। मैंने रेगिस्तान वहां दिया, आपको रेगिस्तान देखने में समस्या आ गई। बोरा रेगिस्तान साफ साफ, चश्मा लगाओ, दिखाई नहीं दे रहा तो। ये फॉर्मेट हो गया। PALE लिखा है, PALE, बीमार, पीला पड़ना, ऐसे महामारी वगैरह के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। और लगभग उत्तर साथियों ने दिए हैं भाई, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया भाई, सही उत्तर दे रहे हो है ना गुरुजी। टेंस थोड़े, हाँ बिल्कुल भी, टेंस थोड़े एक बार आपको लगेगा ही थोड़े कम समझ में आए ना, धीरे धीरे चिंता मत करो, आ जाएंगे समझ, घबराइए मत। कल भी मैंने आपको इस पे भाषण दे दिया था, टेंस को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे ऑथेंटिक जो फॉर्मेट रहते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे ये एज इफ और एज दो के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, ये कुछ पैटर्न्स तो आप पक्का ही याद रखो। फिर वहां जहां आपकी रीडिंग स्किल्स कमजोर होगी उनमें ही आपको समस्या आती है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, ठीक है ना। हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, आपके धीरे धीरे चीजें जो रिकॉल होती चली जाएंगी। लगभग साथियों ने आंसर दिए हैं, कई मेरे भाई बील लिख रहे हैं, कमाल ही कर रहे हो भाई, गलती नहीं गलते कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो आपका काम है। और आप ही हैं जो लोग मेरिट को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि लिखने के बाद भी अगर आप गलतियां कर रहे हो तो अच्छी बात है। पढ़ने वाले साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं, हर प्रकार का साथी क्लास के अंदर जुड़ा हुआ भाई, जो नहीं भी पढ़ रहा, जिसके उत्तर गलती नहीं गलते वाले जा रहे हैं, अच्छी बात है। अब सुनो, जो पढ़ रहे हैं और जिनके उत्तर सही है वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, है ना। क्या फॉर्मेट बन रहा है आपको? बी लिखा हुआ है, बी का पहले दिन पहले पन्ने पे आपने सेकंड फॉर्म लिखी हुई है सभी साथियों ने, मुझे तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। पहले दिन पहले पन्ने के ऊपर आपने नोट्स के अंदर बी की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। बी फर्स्ट फॉर्म के पैटर्न पे गया, सेकंड फॉर्म क्या आती है? वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बीन, थर्ड फॉर्म कौन सी थी? बीन। फोर्थ फॉर्म हो गई बीइंग, ठीक है। अब बी यहां पर लिखा हुआ है, बी की सेकंड फॉर्म है मेरे पास वॉज और वर। वॉज और वर में से कोई एक आपको यहां पे अप्लाई करना था, ठीक है। शी एक वचन होता है कि बहुवचन? एक वचन होता है। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, सही बात है। लेकिन हमारा उत्तर यहां पर क्या है? वर है। हमारा उत्तर यहां पे क्या है? वर। वर्क वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। आपने अनुवाद सही से किया कि नहीं किया? देखो मैंने तो आपको हिंट भी दिया हुआ था, काल्पनिक भाव। वो पीली पड़ी हुई दिखाई देती है, वो बीमार दिखाई देती है, जैसे कि वो मर गई हो। मर गई क्या?
नहीं मरी है भाई, काल्पनिक सेंटेंस है। और काल्पनिक सेंटेंस के अंदर कल ही जैसे हमने बातचीत करी थी, तो ये हो गया रिवीजन। कल ही हमने बात करी थी काल्पनिक सेंटेंस के अंदर आपको वॉज और वर में से वरीयता पर, प्रायोरिटी पर किसको रखना चाहिए? वर को रखना चाहिए। सब्जेक्ट से कतई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर एक वचन है या बहुवचन। मैंने कल आपको कुछ सेंटेंस लिखवाए भी थे। सामान्य सेंटेंस होता तो अपने क्या करते, शी के साथ वॉज लगाते, पर ये तो सामान्य सेंटेंस है नहीं, काल्पनिक वाक्य है, हाइपोथेटिकल पैटर्न जो इसके अंदर बना हुआ है, इस वजह से हमने इसके साथ क्या लगा दिया जी, वर का प्रयोग कर दिया। ये आपका उत्तर है। वुड क्यों नहीं आया सर? वुड इसलिए नहीं आया दोस्त क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। वुड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने पास क्या है, बी है। अपनी तरफ से तो आप क्यों लगाओगे उत्तर, है ना। जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उन्हीं में एक चुनना पड़ता है अपने को, तो बी का ऑप्शन था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर वुड का प्रयोग करो, वो कंडीशनल वाले सेंटेंस में आता है दोस्त। उसमें क्या होता है, जिस साथी ने लिखा ना वुड, उस ऐसे सेंटेंस के अंदर इफ के बाद सिंपल पास्ट दिया होता है। यहां पर इस जगह पर सिंपल पास्ट होता तो मैं उधर वुड का भी प्रयोग कर सकता था। वो पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा, कंडीशनल्स का नंबर आने दीजिए। ठीक है, ये लिखो भाई, काल्पनिक में वर को दर्जा दिया जाता है, लेकिन हाँ यूं मान लो भैया। ठीक है, वुड इसलिए नहीं आया था सर आज और क्लास शो ही नहीं हो रही है, मुझे इसके बारे में जानकारी अपनी तो नहीं है शो, आप तो अपनी क्लास पढ़ो, देखो समझो। हाँ जी पायल जी पूछे सर एक बात बताओ पूछो, कंप्यूटर टाइप नोट्स नहीं मिल सकते? अरे भाई मेरे को जानकारी नहीं होती इन चीजों की, है ना। आप लिखो, आपका हाथ ही आपका कंप्यूटर है, उससे लिखो आप तो। ठीक है, ये अगर आप सभी साथियों लिख लिया और किसी को ये जो पायल जी आप क्या पूछ रहे हो पूछो तुरंत जल्दी, और फिर बढ़ते हैं आगे। पढ़ू ये लिख लिया हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 2 नंबर सेंटेंस एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है। शी लुक्स पेल, वे बीमार पड़ी हुई दिखाई देती है, एज इफ जैसे कि वो मर गई हो। तो मरी तो नहीं है भाई, काल्पनिक वाक्य था, बी का इसने ऑप्शन दिया था। बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर दोनों होती है, लेकिन काल्पनिक वाक्यों में प्रायोरिटी पे, वरीयता पर किसको रखते हैं? वर को रख लेते हैं। ये हो गया जी। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे एक पैटर्न और सीखने का प्रयास करते हैं। ये जो पर्टिकुलर आप टेंस पढ़ रहे हैं, ये था सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्योंकि काफी वास्ट फॉर्मेट बनता है, कई सारी इसके अंदर चीजें हैं जो आपको देखने को मिली, और सॉलिड इसके अंदर है जो पैटर्न्स आपके सामने आते हैं। अब अपना टाइटल रखिएगा जी, पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है जी पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, क्या फॉर्मेट है? पास्ट कंटिन्यूअस। आमतौर पर जब हिंदी में अनुवाद तो हम करते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे रहा है, रही है, रहे बोलते हैं तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थे, रहे थे, ऐसा बोलते हैं तो आमतौर पर पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं भाई, सर व्यक्ति का नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वर लगाओ आप, तो व्यक्ति का नाम आने पे भी क्या हो जाएगा, वर ही लगेगा दोस्त। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। तो अब सुनिएगा बड़ी बात ध्यान से, रहा था, रही थे, रहे थे, हिंदी में लिखा आएगा नहीं, अंग्रेजी में वाक्य वहां पर छपकर आएगा। अंग्रेजी में अपने को जो वो पहचान करनी होगी, तो फिर पहचान होगी कैसे? पहले तो आप सभी साथी इसका स्ट्रक्चर लिखिए, नोट डाउन करिएगा स्ट्रक्चर, जितने भी साथी हैं मेरे साथ जुड़े हुए। स्ट्रक्चर मतलब संरचना क्या होगी इसकी, और स्ट्रक्चर में पहला नंबर जो अपने पास आएगा वो सकारात्मक अर्थात अफर्मेटिव का आएगा। किसका आएगा? अफर्मेटिव, सकारात्मक। क्या कुछ लगता है अफर्मेटिव में, सकारात्मक में? करते हैं पता। देखिए सबसे पहले अपने पास नंबर जो है वो है सब्जेक्ट का। सबसे पहले क्या है जी अपने पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो 2 आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएंगी, वॉज और वर। अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है ये पता कैसे चलेगा? इसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप में से कुछ साथी सोच रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तो हम जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का नाम क्या है? वी फोर्थ। हम वी फोर्थ लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर आ जाएगा जी अपने पास जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह दिया हो उसका, और लास्ट में चलकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है चीजें मामले उनको लिखेंगे। आमतौर पर बच्चे कई बार पूछते हैं सर वोज का प्रयोग कहां किया जाता है? वोज का प्रयोग किया जाता है दोस्त जब आपका सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर हो अर्थात एक वचन हो, और वर का प्रयोग कब किया जाएगा? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तब अपने वर का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गई जी फॉर्मेशन। ठीक है, जगदीश मेरे भाई ये देख नीचे मीनिंग लिखा हुआ बीमार, है ना। इनका मीनिंग बताओ सर, कंफ्यूजन होता है? नहीं होता। PAIL जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। आप तो फिलहाल ये याद रखो, उनके बारे में जब जिक्र होएगा तब बात करेंगे। ठीक है ना। सर संडे को टेंस का टेस्ट है, कल तक टेंस का टॉपिक पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, है ना।
कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन आए ना आप तो उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर अपने भी चर्चा कर लेंगे। अभी तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। मैं आपके कल टेस्ट के लिए है ना जल्दी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन हाँ ये है जितना आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए, उसकी गलती किसी भी हालत में ना हो, इस बात का तो विशेष करके आप ध्यान जरूर रखिएगा। ओके जी। सर कितनी वर्ब याद करें? जितनी आप रीडिंग स्किल्स के अंदर सामने आते रहे उतनी याद करो, ऐसे गिन के नहीं बोल सकता 5 याद करो 15 याद करो, संभव नहीं है ये, ठीक है ना। बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है गोरखराम जी, है ना, शायद आपने पहली क्लास नहीं ली, पक्की बात है, तभी आज आप मुझसे बी की वर्ब थर्ड फॉर्म पूछ रहे हो। भी सर आई के साथ भी वोज लगता, हाँ यहां सारा मामला चेंज हो जाएगा, यहां आई के साथ वोज का ही प्रयोग है जो करा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया अपने अफर्मेटिव का हिसाब किताब। फिर चलते अपने नेगेटिव की ओर, नकारात्मक की ओर। नकारात्मक क्या कुछ लगता है भाई? इसमें क्या होगा जी, सब्जेक्ट तो पहले है ही, वोज वर हेल्पिंग ऑफ जो भी आपकी, चाहे वोज लगा रहे हो वर लगाए हो, एक वचन बहुवचन देख के, उसके बाद क्या लग जाना है नोट, इसके बाद आ जाएगी जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप मेरे साथ साथ इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर है जी इंटेरोगेटिव, कोशिश किया करो आप, है ना, अफर्मेटिव तो स्वयं देख के, अगर इधर लिख के देख रहे हो तो कोई बात नहीं, सॉरी देख के लिख रहे हो, लिख के क्या देख रहे हो, देख के लिख लो, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव थोड़ा स्वयं लिखने का प्रयास किया करें, बाद में क्रॉस चेक कर लिया करो कि सही आपने लिखा है कि नहीं लिखा, इससे मदद मिलती है उस चीज को याद करने में। फिर है इंटेरोगेटिव, आप इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग ऑफ तो ले आओ बाहर, इसके बाद अपने पास सब्जेक्ट है, इसके बाद वी फोर्थ है, ऑब्जेक्ट है जी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बच गया जो मामला, और लास्ट में लगा लेते हैं अपने प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर बात आ जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें क्या लगेगा जी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग ऑफ तो बार है ही, बस इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, अब नंबर आएगा जो वो हो जाएगा नोट का, फिर आ जाएगी जी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में चलकर फिर से क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। इसमें खास बात आपको बताता हूं, कल को जब अपने पढ़ रहे होंगे, जब खास तौर पर जब पैसिव वगैरह पढ़ रहे होंगे, जरूर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। कभी भी किसी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ बीइंग लगा हुआ मिल जाए, BEING बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो याद रखिएगा ये टेंस कौन सा है, जो प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे हो, बस उसका स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं बीच में पैसिव की, कहा क्यों क्यों नाम लेकर आ रहा हूं, जरूरत पड़ेगी आप तो एक बार लिखो। सर कल इंग्लिश में कंजक्शन के दूसरे सर के क्लास दिख रही थी, बट मेरे फोन में नोटिफिकेशन आया, बाद में क्लास मुझे नहीं मिली, प्लीज हेल्प मी सर। इसमें क्या हेल्प करूं, अभी आप इस क्लास के साथ जुड़े हो, ये क्लास आपको दिखाई दे रही है, आप पढ़ रहे हो, बस ठीक है। इसमें क्या आपको क्या सहायता चाहिए, इसके अंदर किसी ग्लिच की वजह से दिख गई होगी या कोई भी कारण होगा, अभी जो क्लास के साथ आप जुड़े हो उस पर ध्यान दीजिए, क्या ही दिक्कत है। सर वो कैब लिखाओगे कि नहीं, अभी तो एक बार तो टेंस चल रहा है, वो कैब का जिस दिन जिक्र होगा उस दिन वो कैब के बारे में बात करेंगे, क्यों घबराते हो आप। एक्सेट्रा होता है विकास मीणा जी, एक दिन आप क्लास में रेगुलर नहीं जुड़ते हो, एक दिन मैंने एक्सेट्रा की उधर पूरी फुल फॉर्म भी लिखी थी, है ना, ET फिर ऐसे करके सेट्रा, एक्सेट्रा का मतलब अन्यथा, जो भी और कुछ चीजें बच रखी हैं वो लगा लेते हैं हमने। बताओ भी दीपक जी आपका क्या प्रश्न था भी दोस्त, कब पूरा होगा कोर्स? सर हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा, वो कैब है ही नहीं सिलेबस में, तो जो होगी उनका उनके बारे में जरूर बात करेंगे भाई। अफर्मेटिव में वॉज और वर सहायक क्रिया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है मुख्य क्रिया के तौर पर। नेगेटिव में हेल्पिंग ऑफ नोट लगी गया, प्रश्नवाचक के अंदर सहायक क्रिया बाहर आ जाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी आपकी फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सहायक क्रिया बाहर है ही, फिर सब्जेक्ट, नोट आ गया जी। नोट आमतौर पर मैंने आपको सिखाया कितने नंबर पे रहता है, आमतौर पर तीसरे नंबर पे। और वोज और वर्ब के बाद बीइंग और वर्ब की, देखो आप ध्यान से देखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, वोज और वर्ब के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ऐसा स्ट्रक्चर कहां बनता है, पैसिव में बनता है जी। जब हम पैसिव पढ़ेंगे तब भी इससे आमना सामना अपना होएगा। कल को ये क्यों लिखा गया है यहां पे, कारण बताता हूं। कल को आपसे ऐसा ही इस प्रकार से कोई वाक्य बना रखा होगा और आपसे पूछेगा कि बेटे टेंस का नाम बता। इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर टेंस के नाम पूछे जा रहे हैं,
टेंस के नाम, मतलब काम वाम तो सब दिया रहता है, नाम पूछ लेता है वो। और अगर नाम पूछे तो ध्यान रखना वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस का नाम क्या रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। ये फॉर्मेट है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना है। सर कंजक्शंस है क्या हमारे सिलेबस? नहीं, कंजक्शंस नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है ना। सर इंग्लिश सिलेबस का कोई मत छोड़ना, आप तो अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करिए ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए आप, है ना। बढ़े आगे, चलिए ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो भाई साहब, इसमें सीक्वेंस का क्या पैटर्न है वो अति आवश्यक है आप सभी साथियों के लिए सीखना। इसमें बनता है सीक्वेंस, और चूंकि उसने आपके सिलेबस में टेंस के नाम पर दिए ही ऑब्लिक लगाकर सीक्वेंस ऑफ टेंस है, इसमें क्या सीक्वेंस बनता है उसकी जानकारी अपने लेते हैं भाई। देखो क्या होगा, वेन प्लस सिंपल पास्ट, वेन प्लस सिंपल पास्ट। यहां ध्यान दे लो, अब इधर उधर की बातों पे तो ध्यान दो मत। आप क्या पढ़ने तो आते तो पढ़ने हो, कमेंट और ही प्रक्रिया में लग जाते हो, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। तो ये जो इधर उधर ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे चल रहा है, ये बताए थे ये हो जाएगा। वर्क के लिए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए बताए थे, नहीं बताए थे दीपक जी मेरे भाई, वो आई विश वी विश उस सेंटेंस में बताए थे, वर्क के साथ नहीं बताए थे। पूरा नहीं ध्यान दिया आपने, दोबारा बताता हूं। आई विश वी विश ही विश्ड वाले वो जो सेंटेंस थे ना, वहां वो काश का भाव दे रहे थे, ओ दैट वुड दैट, मैंने उनके साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया था। वर्क के साथ मैंने एक्सक्लेमेटरी सिंबल नहीं लगाया था। दोबारा देखना आप, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको और बेहतर। आओ भाई, वेन के बाद सिंपल पास्ट हो, फिर मैं ये एरो लगाता हूं, एरो का मतलब अगला क्लोज, और ऐसे आते हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेन के बाद सिंपल पास्ट हो, अगला क्लोज होगा। यहां आप दो प्रकार के टेंस अप्लाई कर सकते हो, या तो सिंपल पास्ट आ गया जी, वापस से सिंपल पास्ट चल रहा है, गया नहीं अभी सिंपल पास्ट, या तो सिंपल पास्ट और या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ये लो जी, ये दो टेंस है, दोनों में से कोई भी एक अपने को प्रयोग में लाना पड़ेगा, लेकिन शर्त तो है, लेकिन शर्त तो इसके अंदर रहेगी। अब कैसे रहेगी वो मैं अभी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। नोट, पहले आप ये समझिए, वेन के बाद, वेन के बाद, वेन का हिंदी अर्थ क्या होगा, जब। वेन के बाद सिंपल पास्ट, पेपर में करेगा क्या वो, वेन के बाद सिंपल पास्ट तो आपको लिख कर देगा, इसलिए घबराइएगा मत। वेन के बाद सिंपल पास्ट लिख कर देगा, और अगला जो क्लोज होगा, अर्थात अगला जो हिस्सा होगा, भाग होगा ना, वहां पर आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा पेपर के अंदर। ओके जी, उसमें या तो आपको लगाना है सिंपल पास्ट या लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों में से कोई एक लगेगा। और कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये बात, कई बार वो करता क्या, साथ ही रात में पेपर बनाने वाला, कई बार वो क्या करता है, वेन के बाद यहां पर रिक्त स्थान दे देता है, यहां पर, और अगले क्लोज में या तो सिंपल पास्ट दे रखा होगा या पास्ट कंटिन्यूअस, ये कंप्लीट करके देगा। अगर वेन के बाद पूछना चाहता है तो ये वाला हिस्सा पूरा लिख के देता है आपको, वो उसकी इच्छा है जी। अपने को दोनों तरीके से पैटर्न को याद रखना होता है, और वेन जो है वो एक तरीके से कनेक्टिव का काम करता है यहां पे। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये है सीक्वेंस है। सीक्वेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्रम, ऑर्डर, ये इस प्रक्रिया में चलते रहते हैं। अब पेपर के अंदर क्या होगा, कब सिंपल पास्ट होना है, यदि कार्य पहले क्लोज के, फर्स्ट क्लोज के पहले क्लोज, CLAUSE, इस क्लोज का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग, पहले हिस्सा या फिर भाग। क्लोज का मतलब वो नजदीक वाली क्लोज की स्पेलिंग नहीं है CLOSE, वो तो क्या होता है CLOSE, क्लोज। ये क्या है, क्लोज, नजदीक वाला हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा भाग, ठीक है। यदि कार्य पहले क्लोज के बाद शुरू हो, बाद शुरू हो तो सिंपल पास्ट, तो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, तो है जी सिंपल पास्ट। लेकिन कार्य, कोई काम, कार्य पहले से चलता आ रहा हो, पहले से चलता आ रहा हो, आ रहा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न के ऊपर। आप एक जगह पे तो कह रहे हैं सिंपल पास्ट और एक जगह पे कह रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। वाक्य से आपके ज्यादा बेहतर समझ में आएगी यही स्ट्रक्चर।
वाक्य जब आप लिखोगे तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। सर मेरे पास तो पहले से इंग्लिश के नोट्स हैं, अब दोबारा बनाऊं या नहीं, क्योंकि मुझे पहले इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है, प्लीज बताओ। मत बनाओ, आपकी इच्छा है। तो जब आपको पहले से इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है तो मत बनाओ, कोई नई चीज हो ऐड कर लिया करो, है ना। कोई भी आपको बेहतर चीज लिखे वो लिख लिया करो, आपकी इच्छा है भाई दोस्त। आपको सिलेक्शन लेना है नहीं लेना, इसके लिए तो जिम्मेदार आप होंगे। आपको लगता है अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है तो मत बनाओ, है ना, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर जी मैंने टेंस की फर्स्ट वीडियो देखी थी, आप कह रहे थे पहले फर्स्ट लेक्चर कौन सा कहता हूं पता है आपको, जहां से इंग्लिश की क्लास शुरू हुई थी, जिस दिन पहले अंग्रेजी की क्लास थी वो फर्स्ट लेक्चर, और दूसरा, ठीक है ना, जब जिस दिन पहली अंग्रेजी की क्लास थी, टेंस की नहीं अंग्रेजी की ही पहली क्लास थी अपनी। उत्कर्ष के हेल्पलाइन नंबर क्या है सर, मेरे अपलोड वीडियो में ये भाई हेल्पलाइन नंबर मुझे याद नहीं है, आप थोड़ा गूगल वगैरह करोगे, आपकी ऐप जो है और जिस ऐप के साथ आप जुड़े हो उत्कर्ष की ऐप आपने डाउनलोड करके इसमें हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। चलो लिख लिया हो तो मैं इससे संबंधित आपको वाक्य बताता हूं, फिर आपकी लाइन समझ में आएगी कि कार्य कैसे पहले से चल रहा है, कैसे बाद में चलेगा। जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, अगर आपको लगे कि वो इस वाले क्लोज के पहले से चलती आ रही है, तब तो लगाना है पास्ट कंटिन्यूस। आपको लगे जो काम हो रहा है वाक्य में, जो भी एक्टिविटी, जो एक्शन, जो कार्य चल रहा होगा, वो आपको लगे कि अगर इस क्लोज के बाद में शुरू है तो सिंपल पास्ट लगाएंगे। अब हमने लिख लिया, लेकिन ये वाक्य की मदद से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं वाक्य आपको लिखाता हूं भाई, उसमें क्या होगा। बढ़ जाऊं आगे, चलो देखते हैं इसके संबंधी जो है एग्जाम्पल है, उसके ऊपर अपने बातचीत जो है वो कर लेते हैं। मान लो पैटर्न बन रहा हो अपने सामने किसी तरीके से, कोई सेंटेंस आपको दे रखा हो, व्हेन आई एंटर्ड माई रूम अ कैट ब्लैंक, वर्ब के नाते आपको ऑप्शन दिया हो, मान लीजिए स्लीप इन माई चेयर। ये एक प्रश्न है जी आपके सामने। व्हेन आई एंटर्ड माई रूम अ कैट ब्लैंक। अब ऑप्शन पेपर में आपको दे दे SLEPT स्लेप्ट, एक ऑप्शन दे दे आपको स्लीपिंग, एक ऑप्शन आपको दे दे वॉज स्लीपिंग, एक ऑप्शन आपको दे दे वर स्लीपिंग। किसका क्या प्रयोग करोगे भैया? सर जी टेंस के एरर वाले भी बताओगे, आगे जब प्रश्न करेंगे तब आएंगे भाई, है ना सूर्य जी, जब अपने प्रैक्टिस करेंगे ना तब आएंगे आपके सामने, एरर वाले प्रश्न भी रखूंगा मैं। हाँ सर दिए भी सीतू जी आपने, व्हेन आई एंटर्ड माई रूम अ कैट वॉज स्लीपिंग, वेरी गुड। क्या पैटर्न बनाएंगे आप? लगभग साथियों ने आंसर दिया है भाई, और लगभग साथियों ने वेरी गुड, शाबाश, सही भी उत्तर दिया है, अच्छी बात है। चलो समझ लेते हैं, पीछे जो हिंदी में लिखा था उसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश किया, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश किया, एक कैट ब्लैंक इन माई चेयर, एक बिल्ली जो थी वो मेरी चेयर में सो रही। अब सो रही थी या मेरे चेयर पे सोई, इसका आप लॉजिक लगाइए। एक बिल्ली जो है वो मेरी चेयर में सो रही थी कि सोई, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये प्रोसेस जो है, ये कार्रवाई जो है बिल्ली के सोने वाली, ये पहले से चलती आ रही है। मेरे प्रवेश करने के बाद तो वो भागेगी, है ना, सिंपल सी थ्योरी है। तो व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, जब मैंने मेरे कमरे में प्रवेश किया, एंटर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्त? सेकंड फॉर्म है। ये बात हर किसी को पता होनी ही चाहिए कि एंटर्ड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड नहीं है, क्योंकि थर्ड भी एंटर्ड ही होती है। एंटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन ये एंटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? कौन गारंटी देगा इस बात की? भाई साहब बड़ी सामान्य सी बात है, एंटर्ड अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो इसके साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया तो होती, मुख्य क्रिया के तौर पे काम कर रहा है, इसके साथ कोई ना कोई सहायक क्रिया होती है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। ठीक है, व्हेन के बाद सिंपल पास्ट दिया हुआ, अगले क्लोज की ओर बढ़ते हैं। अगले क्लोज में अब देखो, आप बिल्ली जो वो चेयर में पहले से सो रही थी कि बाद में?
पहले से चल रहा था ये प्रोसेस। तो जब पहले से कोई कार्रवाई चल रही होती है तो अपने कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। इन चारों ऑप्शंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस का ऑप्शन यही था, वॉज स्लीपिंग। ये आपका आंसर है। ये लीजिए, कैट है जो एक वचन है, एक वचन के साथ वॉज लगाते हैं, वर्ग बहुवचन के साथ वर लगाते हैं। कैट एक वचन था, आपने वॉज लगाया और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, स्लीप की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या रहती है, स्लीपिंग। ये आपका आंसर था। बाकी कोई सा ही ऑप्शन, सब फालतू के ऑप्शन थे, वॉज स्लीपिंग आपका आंसर हो जाए। ओके जी, एक तो ये पैटर्न है। अब सुनो, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, एंटर्ड के साथ कई बार इन और इनटू का प्रयोग करके दिए रहता है वो, आप सुन लीजिए, काम आएगी आपके बात। एंटर्ड, मैं अगर यहां पर इन या इनटू का प्रयोग करके दिया होता ना तो बहुत सारे साथियों को ठीक ही लगता, एंटर्ड इन माई रूम या एंटर्ड इनटू माई रूम, उनको लगता ठीक ही है ना, तो इन का प्रयोग हो ना इनटू का। याद रखना, एंटर के साथ आमतौर पर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, इन इनटू का। एंटर्ड के साथ, एंटर के साथ मतलब, यहां तो सेकंड फॉर्म थी, एंटर के साथ आमतौर पर इन या इनटू का प्रयोग नहीं करा जाता है, ये ध्यान में रखना। ओके जी, जिन जिन साथियों से, ये वेरी गुड। फिर एक चीज और सीखो, कहीं यहां पे देख रहे हो इन माई चेयर, ऑन माई चेयर क्यों नहीं किया, कईयों ने तो पता ही नहीं लगा, कईयों को ऑन माई चेयर क्यों नहीं होता। देखो, इन माई चेयर भी होता है और ऑन माई चेयर भी होता है। इन माई चेयर का प्रयोग कब करते हैं, जब आर्म्ड चेयर हो। आर्म्ड चेयर का मतलब क्या होता है, हत्ते वाली कुर्सी, बुझाए हो जिस पर, हैंडल वाली कुर्सी जिस पर बुझाए लगी हो, हैंडल्स लगे हो, हत्ते लगे हो, वो तो होती है इन। उसके लिए तो आप प्रेपोजिशन कौन सी लगाते हो, इन। और जिस कुर्सी के ऊपर हैंडल नहीं लगे हो, हत्ते नहीं लगे हो, बिना हत्ते वाली कुर्सी जो रहती हो, उसके साथ आमतौर पर अपने प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑन। तो शायद आपके दिमाग में इस समय प्रश्न उठा होगा कि आपको कैसे पता चल गया कि हैंडल लगे हैं कि नहीं लगे। तो एक बात मानो, मुझे पता नहीं लगा, मैं यहां पर इन की जगह पर अगर ऑन कर आऊं तो आप बताओ फिर आपको कैसे पता चला कि हत्ते नहीं लगे। एक तो ये लॉजिक सोचिएगा, है ना। अगर आप इनकी जगह पे ऑन कर दोगे तो आपको कैसे पता चला, आपको कौन गारंटी दे रहा है इस बात की कि ना ना हत्ते नहीं लगे हुए। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, अगर कभी इन लिखा हुआ है तो वो भी गलत नहीं होता है। इन माई चेयर का मतलब क्या होता है, मेरी चेयर में सो रही थी। तो हैंडल वाली कुर्सी जो होती है, हत्ते वाली जो रहती है, उसके तो लिए इन लगता है। और विदाउट हैंडल्स मतलब हत्ते वाली चेयर, यूं कह दो आप नॉन आर्म्ड चेयर। नॉन आर्म्ड का मतलब आर्म्स होते हैं ना, बुझाओं को बोलते हैं आर्म्स, बुझाओं को। तो जिसमें हत्ते नहीं हो उसमें ऑन, और जिसमें हत्ते लगे हो उसमें इन। तो कल को कोई कहते कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा, कोई पता नहीं लगाना, इन लिखा हुआ है इसका मतलब वो कौन सी कुर्सी है, हत्ते वाली कुर्सी। ये सब मैं बता ही रहूंगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये थोड़ी ध्यान में रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं, एक और देखो आप सेंटेंस पता करते हैं अपने। When the robber came, she blank, रेगिस्तान दे दिया आपको, वर्ब के नाते आपको ऑप्शन देता हूं, टेलीफोन, द पुलिस। बताइए जी क्या उत्तर होगा आपका। रोबर का अर्थ क्या होता है जी, लुटेरा। रोबर का मतलब क्या होता है, लुटेरे को बोलते हैं, लुटेरा। When the robber came, she blanked the police. सर क्या फर्क पड़ता है, आप तो बताओ कि मोस्ट आंसर क्या रहेगा। दोनों ही होते हैं, इन भी होता है और ऑन भी होता है, बस इन और ऑन दोनों के बारे में जानकारी इसलिए दी। ज्यादातर बच्चों के ना ऑन याद रहता है, ऑन द चेयर, स्कूल से क्या उन्होंने ऑन चेयर ये ज्यादा पढ़ा रहता है, इसलिए कई बार इसमें गलती मान लेते हैं कि नहीं इन नहीं होगा, ऑन ही होगा। तो मैं आज उनको ये बताना चाह रहा था कि इन भी हो सकता है ऐसी स्थिति। टेलीफोन की सेकंड फॉर्म क्या है, वैसे तो थोड़ा आप प्रयास करिए, है ना, कोई पेपर में कोई बताएगा तो है नहीं, आप अपनी तरफ से कोई तुक्का लगा लीजिएगा, फिर करें, कुछ नहीं करना भाई। टेलीफोन की सेकंड फॉर्म, हाँ ये लिखिए एक साथी ने, बस स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी, बाकी ठीक था। टेलीफोन, लगभग साथी टेलीफोन की सेकंड फॉर्म ही पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर चलिए ठीक है, आपको आइडिया लग गया। सेकंड फॉर्म आएगी और वो होगी जी टेलीफोन, PHONE तक तो ठीक था, बस खाली लास्ट में डी जुड़ चुका है। ई तक तो मामला था ही अपने पास, खाली क्या जोड़ दे इसके अंदर, डी, टेलीफोन। व्हेन द रोबर केम, जब लुटेरा आया, शी टेलीफोन द पुलिस, उसने पुलिस को फोन किया। अब एक बात बताओ, पुलिस को जब उसने फोन किया था तो लुटेरे के आने से पहले ही फोन कर दिया कि बाद में फोन किया, ये लॉजिक लगा लो। जब लुटेरा आया उसने पुलिस को फोन कर दिया, तो पहले से फोन चल रहा था या बाद में फोन किया। ऑब्वियस सी बात है भाई, लुटेरे के आने के बाद कार्रवाई हुई है। तो मैंने आपको ये लिखा है कि जब
पहले क्लोज के बाद में काम शुरू हुआ हो, तब अपने को कौन सा टेंस को वरीयता देनी है? सिंपल पास्ट को। वही मैंने किया। अगर कार्रवाई पहले से चल रही होती तो मैं किसको वरीयता पे रख लेता? पास्ट कंटिन्यूअस को। यह सामान्य सी बात थी। ठीक है, थोड़ा लॉजिक आपके समझ में आ रहा है? इस तरीके से जो आमतौर पर इनके जो है वो पैटर्न का प्रयोग है जो सेंटेंस के अंदर करवाया जा सकता है। थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा। और इसमें कहीं भी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया हुआ है कि क्या होगा, पास्ट टेंस है कि नहीं है, कोई ऐसी पहचान नहीं है। आगे बढ़कर जब हम फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे ना, मैं आपको इसी WHEN इसी स्पेलिंग के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगते दिखाऊंगा। लेकिन बात आती कि अल्लाह गुरुजी फिर हमें कैसे पता चलेगा? बेफिक्र हो दोस्त, इसमें सिंपल पास्ट है, अगले क्लोज में क्या दिया हुआ है? पहले से पास्ट, या फिर या तो सिंपल पास्ट दिया हुआ है या पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है। उस जिसमें आपको मैं बताऊंगा ना कि व्हेन के बाद सिंपल प्रेजेंट लगाना है, वहां क्या होगा? अगले क्लोज में, अगले हिस्से में फ्यूचर टेंस होगा। तो मतलब पहचान तो होगी आपके पास, बेफिक्र ही। ओके जी। इंग्लिश की हिंदी कैसे करें? रीडिंग तो रामगोपाल जी थोड़ा थोड़ा अपने को प्रयास करना पड़ता है। स्कूल की किताब पढ़िए आप, मान लो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास की जो किताबें आती है ना, स्कूल वाली टेक्स्ट बुक आती है, आप सभी साथियों को सलाह दूंगा मैं तो, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ट्रांसलेशन उसने दिया है, अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, वो दिया जा सकता है आपको पेपर के अंदर। तो मैं तो आप सभी साथियों को सलाह दूंगा, स्कूल की किताब पढ़िए आप। स्कूल की किताब से बेहतर कुछ प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, स्कूल की किताब मान लो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जो आपके पास उपलब्ध है, उसको आप पढ़िए, उसका अनुवाद करिए। अनुवाद नहीं होगा तो उसके साथ एक पासबुक, जिसे आजकल के टाइम पर उसको रिफ्रेशर भी बोलते हैं, वो उसका एक प्रयोग में लाओ। और देखो, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना उसके अंदर आपको कि मोबाइल से मीनिंग मिला रहे हो, क्या अर्थ होगा क्या नहीं। सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, अभी मोबाइल में लगे हुए होंगे। तो इस तरीके से है ना, थोड़ा मोबाइल से पीछा छुड़वाना है। फिजिकल बुक पढ़िए आप थोड़ी बहुत, उसकी मदद लीजिए, ऐसे पढ़ेगा भाई। ठीक है ना? ठीक है भाई रमन जी, अच्छी बात है, आपको सब चीजें समझ में आ रही, अच्छी बातें हैं भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। ये आपने लिख लिया होगा, द रोबर केम एंड शी टेलीफोन द, बिल्कुल सही फॉर्मेट था, व्हेन द रोबर केम शी टेलीफोन द पुलिस। एक और देखते हैं फिर सेंटेंस, एक पैटर्न और बताइएगा आप मुझे। while she called me I blank DRIVE, इसमें क्या करेंगे आप? while she called me I blank, while का मतलब, चलो मतलब भी बता देता हूं, जिस दौरान, while के दो अर्थ होते हैं भी, जिस दौरान भी होता है, जबकि भी होता है। ठीक है ना? बिल्कुल भाई भंवर सिंह जी, बेफिक्र रहिए, आपके मैं सामने PYQ टाइप के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। पर पहले वो होता है ना कि कुछ डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर आप PYQ के अंदर है ना ज्यादा बेहतर तरीके से लागू कर पाओगे। ठीक है ना? उन आंसरों के दिए भाई आपने। वाइल शी कॉल्ड मी, जिस दौरान उसने मुझे फोन करा, वो एक्टिविटी पहले से चल रही थी। वाइल जो है ना आमतौर पर कंटिन्यूटी का ही भाव देता है, लगातार का भाव देता है। वाइल जो है वो सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूटी का भाव करता है भाई। तो जब कंटिन्यूटी का यहां पर भाव चल रहा है, तो वाइल शी कॉल्ड मी, जिस दौरान उसने मुझे फोन करा, ये काम कंटिन्यूटी में चल रहा था। क्या लग जाना है? आई के साथ, याद रखना, आई के साथ वॉज और वर में से क्या लगता है? वॉज। सामान्य सेंटेंस में क्या लग जाएगा? आई वॉज। ड्राइव की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्राइविंग। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लगभग साथियों ने आपने ओके उत्तर दिया अभी, नोट डाउन कर लीजिएगा। लाल सिंह सर इंग्लिश पढ़े भाई, पढ़ाएंगे, हो सकता है भाई मुझे इसके बारे में जानकारी पढ़ाएंगे। आपका काम तो क्या सीखने का, वो पढ़ा रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, सीखो, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका तो काम ही क्या है? सीखने का, सीखते रहो। आपको तो पेपर देने से मतलब है, अच्छे नंबर उसमें लेके आने से मतलब है ना। ठीक है ना? बड़े शर्म लग रहा है टेंस की? अरे अभी तो देखो, अभी तो प्रवेश किया, अभी धीरे धीरे चीजें आएंगी। ठीक है ना? बिल्कुल, मुझे मैंने तो आपको सबको सब पहले ही बोल दिया था, टेंस में आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत टाइम बाद आप अंग्रेजी के साथ जो है सामने से बैठाने का प्रयास कर रहे हो, पर अब इसके लिए अपने क्या गड़े से तो शुरू नहीं कर पाएंगे। थोड़ा हमें अपना स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने जैसे आपकी कल बोला भी था, कर रहे हैं बस अपने तो प्रयास। देखते हैं फिर ऑप्शन, वो ABCD वाले प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा, उस दिन देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा।
हो गया, ये लिख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट पे पैटर्न के ऊपर अपने बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एक आपके सामने वैसे कॉमन सेंटेंस रखता हूं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इतने सामान्य सेंटेंस तो वो शायद, इतने कौन से जो अब लिखने वाला हूं, इतने सामान्य सेंटेंस वो शायद ही दे पेपर में, फिर भी बेसिक जानकारी के आधार पर मान लो एक सेंटेंस है, आई वॉज कूलिंग माई हील्स inside the courtroom, inside the courtroom for jury's decree। सामान्य सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, एकदम ओके सेंटेंस है। लेकिन कुछ सीख लेते हैं, कल को आपसे पेपर के अंदर अनुवाद पूछे, और पूछेगा ही, ट्रांसलेशन आपसे उसने पूछ रही है भाई। अब जब ट्रांसलेशन पूछे वहां कहीं मार खा जाए, उससे बचाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। आई के साथ आपने क्या लगाया, वॉज लगाया। आई वॉज कूलिंग माई हील्स, इसका अर्थ होता है इंतजार करना। इसका अर्थ क्या होता है, इंतजार करना। नोट डाउन कर लेना, इंतजार करना। यहां नोट करवा देता हूं, कूल वंस हील्स, इसका अर्थ तो मैंने ऊपर लिख दिया। ये अपने आप में एक ईडियम है भाई, ये अपने आप में क्या है, एक ईडियम है, ध्यान रखिएगा। ये है जी ईडियम। ईडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा। आई वॉज कूलिंग माई हील्स, मैं जो है इंतजार कर रहा था, इनसाइड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के अंदर मैं इंतजार कर रहा था, किसके लिए, फॉर जूरीज डिक्री। डिक्री का मतलब क्या होता है, निर्णय। डिक्री का मतलब क्या होता है, निर्णय। जूरी किसे कहते हैं, जजेस की बेंच होती है ना, जिसमें 2 या 3 या 4 जो जज होते हैं, जज साहब होते हैं, उनकी जो बेंच होती है, बेंच का मतलब मान लो उसमें 2 जज बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, उसे जूरी बोलते हैं। ठीक है, तो आई वॉज कूलिंग माई हील्स। अब देखो आप, हील्स का मतलब वैसे पैर में अपने हील वगैरह पहनते हैं, उससे जोड़ दो, कहानी बना दो। मुहावरे, इडियम्स, पेपर के अंदर ना खूब इडियम्स का प्रयोग करता है वो सेंटेंस वगैरह के अंदर। बच्चा क्या अनुवाद ही नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं कि है क्या चीज, क्या है। मैं सिखा रहा हूं आपको, 1-2 तो कम से कम सीखते हैं अपने, ठीक है ना। कूल वंस हील्स, ये ऐसा करके एक मुहावरा है। मुहावरा अंग्रेजी से हिंदी में होता है ना मुहावरे, वैसे अंग्रेजी में भी इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इंतजार करना। ये मैंने इसका हिंदी अर्थ आपको लिख दिया ऊपर। आई वॉज, आई के साथ वॉज लगा, आई वॉज कूलिंग माई हील्स इनसाइड द कोर्ट रूम फॉर जूरीज डिक्री। मैं कोर्ट रूम के अंदर जूरी के निर्णय के लिए इंतजार कर रहा था। बड़ा सामान्य सा सेंटेंस मैंने बना दिया, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, कूल वंस हील्स, ऐसा करके एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ क्या होता है, ईडियम का, ये रख, इंतजार का। ये मैंने सिंपल सी बात आपको बता दी। हरेंद्र जी बताओ भाई, समझ नहीं आया तो वो सुन रहा हूं मैं, देख लिया मैंने आपका मैसेज, इसलिए बार बार बोल रहा हूं इसको, ठीक है ना। सर शी वॉज कॉन्स्टेंटली रीडिंग इंग्लिश यस्टरडे, ठीक है, बट ज्यादा बेहतर इसका जो अभी जो सेंटेंस बनता है ना वो सिंपल पास्ट को लेकर बनता है। पर हाँ, यस्टरडे का मतलब ये नहीं कि आप सिंपल पास्ट की ओर ही लेकर जाओ, पास्ट कंटिन्यूस में लग सकता है, कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। बाकी डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। एक साथी कह रहे हैं अपने साथ कि सर बात कम करो, ओके भाई बात कम करेंगे, तो आपके प्रश्नों का उत्तर ना दूं, है ना, आपने भी तो क्वेश्चन लिखा ही है। सर हर क्वेश्चन का एमसीक्यूज दिलवा दो प्लीज, आएगा नंबर, चिंता मत करो। हमने तो एमसीक्यूज किए हैं, अगर आपको याद हो तो आर्टिकल्स डिटरमिनर्स के एमसीक्यूज कर चुके अपने, और अब नंबर आने वाला टेंस का, तो टेंस के मैं खुद आपको करवाने वाला हूं, आने दीजिए नंबर। सर फ्रेजेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई, देखो ये तो मुहावरे वीडियम्स है, वो लोकोक्तियां वगैरह बनती हैं, फ्रेज वगैरह जो वो लोकोक्तियां बनती है। एक और देखिएगा आप सेंटेंस, they were planning for their classes at that time। they were planning for their classes at their time। कॉमन सा सेंटेंस है, दे के साथ आपने वर लगाया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। ये वर यहां पर काम कर रहा है सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब का। दे वर प्लानिंग फॉर देयर क्लासेस, वे अपनी क्लासेस का जो है इंतजार, वो योजना बना रहे थे। एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम का हिंदी अर्थ क्या हुआ, उस समय वे अपनी क्लासेस का जो है वो योजना बना रहे थे। द चिल्ड्रन वर शाउटिंग व्हेन द टीचर केम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा आपने मेहरा जी। द चिल्ड्रन वर शाउटिंग, बच्चे जो वो चिल्ला रहे थे, व्हेन द टीचर केम, जिस दौरान टीचर आया। ये फॉर्मेट बन गया, वेरी गुड, शाबाश, है ना। अब आए नेक्स्ट के ऊपर, अपने फॉर्मेट के ऊपर, पहले ये लिख लीजिएगा आप, नोट डाउन कर दीजिए इसे।
लिख लो तो मुझे बताइएगा ना। जो साथी बुक के लिए पूछ रहे हैं, अभी कौन सी बुक, अभी एक बार कोई बुक मत लेके आइए ना आप जो चल रहा है एक बार उसको चलने दीजिए, सही उचित समय आने पर मैं आपको बुक का भी सजेशन दे दूंगा। ओके जी सोनू जी, आपकी बात के ऊपर, जो आपकी सलाह के ऊपर जरूर मैं ध्यान रखूंगा। ओके सर, मैंने कल से कोर्स लिया है, शुरू से क्लास देखना भाई दोस्त हरिंदर। लिखा बड़े, चलिए नेक्स्ट अपना जो टेंस है वो रहेगा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट टेंस है जो अपना है वो है पास्ट परफेक्ट। बात आती है कि सर पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट ही हो गया क्या, एक के प्रश्न उठ जाए, क्या पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया ना। पास्ट कंटिन्यूअस में लगने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो हमने जानकारी ले ली कि साहब ये वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, एक उसमें सबसे शानदार सीक्वेंस बनता है उसकी जानकारी ले ली। अब आगे जब मुझे पास्ट कंटिन्यूअस की जरूरत पड़ेगी उस दिन मुझे ये चिंता नहीं होगी कि यार इस बच्चे को उसमें लगने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी है या नहीं है, ये बात है। सिंपल प्रेजेंट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे नंबर आएगा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, यहां तक कि सिंपल पास्ट का भी आगे नंबर आने वाला है। सब तैयार बैठे हैं आपके लिए, आगे वेट कर रहे हैं आपका, जब मैं आपके सामने कुछ और फॉर्मेट रखूंगा। लेकिन हाँ, बेसिक तौर पर जितनी जानकारी आपको उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लेकर और उसके सीक्वेंस को लेकर होनी चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी। कंडीशनल्स में फिर इनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी आएगा नंबर। अभी नाम अपने पास है पास्ट परफेक्ट, इसे पता है पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट के नाम से जाना जाता है, और आपसे पेपर में कोई नाम नहीं पूछेगा किस नाम से जाना जाता है, काम पूछा जाएगा इसका केवल। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के अंदर पहले आप इसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, कल जब अपने वापस जुड़ेंगे तो इससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज केवल और केवल आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, कल मैं वापस से क्लास को शुरू करूंगा तो पास्ट परफेक्ट से शुरू करने वाला हूं। स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले अपने पास नंबर होगा वो होगा अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक का। आप मेरे साथ साथ ये लिख लीजिएगा, कल मैं इस टेंस के बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा, क्या कुछ लगता है नहीं लगता है। बस इसमें पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट है, इसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब हेड है, हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चिंता ही मत करिए। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते अपने से नकारात्मक की ओर, नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या कुछ रहेगा, नेगेटिव में जी आपके पास सब्जेक्ट तो है ही, इसके बाद नंबर आ जाएगा आपके पास हेड का, हेड के बाद नंबर आ जाएगा नोट का, नोट के बाद है जी वी थर्ड, वी थर्ड के बाद है आपके पास ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पैटर्न जो है वो रह जाएगा, ये रह जाएगा। फिर अपने पास इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा वो और बताता हूं आपको। इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, हेड बाहर, हेड के बाद अपने पास सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट के बाद वी थर्ड, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट है जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज स्ट्रक्चर केवल लिख लीजिएगा, कल हम पूरा इस पे चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। और आज ही बता दूं पास्ट परफेक्ट के अंदर सीक्वेंस के कई सारे नियम है, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, वो आएंगे कल, उनके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। फिर है जी इसमें हेड तो बाहर है ही, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट आ जाएगा, वी थर्ड, ऑब्जेक्ट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में चलकर ये लो जी, ये रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर है, संरचना जिसको आप आमतौर पर बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तुरंत नोट डाउन कर लीजिए क्या फॉर्मेट बनेगा, कैसे क्या पैटर्न बनेगा। अच्छी बात है सोनिया जी, बढ़िया बात है, आप भी पढ़िए, आप भी लग जाएंगे। कल की क्लास अपने शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट से ही, मतलब यही से ही, इसमें लगने वाले स्ट्रक्चर को तो आपने जानकारी अब लिख ली है, और इसमें सीक्वेंस है भाई, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, ठीक है ना, इनके पैटर्न है, कल उसके ऊपर अपने जो है वो बातचीत करने वाले, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट के एग्जांपल समझे, कोई बात नहीं, लास्ट के एग्जांपल में मैंने संदीप जी कुछ नहीं, मैंने केवल ईडीएम को याद करने के लिए वो सेंटेंस लिखा था, कॉमन सेंटेंस है ना, वो वैसे लिखे हैं पास्ट के। अगर उसमें एक में तो देखो साफ साफ लिखा हुआ था एट दैट टाइम, उस समय,
उस समय की बात हो रही हो तो पास्ट कंटिन्यूस, और इस समय की बात हो रही हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ से बात जी कोई समस्या नहीं, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, यहाँ तो सहायक क्रिया कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब हेड ही रहेगी जी। एक वचन बहुवचन का यहाँ पे मामला ही खत्म है, कोई लेना देना नहीं पड़ता भी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही अपने रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना। आपका काम है पढ़ते रहिए, टेंस को लेकर घबराइए मत। मैंने कल भी आपको बोला था, आज भी बोल देता हूँ, घबराइए मत, धीरे धीरे चीजें जो समझ में आ जाएंगी, आप घबराओ मत, बस हौसला बनाए रखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपने स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहना है, और हाँ, सीखते रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।